वेलकम बैक टू माय चैनल। अब हमने पॉल साइंस का एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। हम यहाँ पे जो हमारी हिस्ट्री की पार्ट 3 बुक है वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे आज शॉर्ट नोट्स में। कॉलोनियलिज्म एंड द कंट्री साइड। कॉलोनियलिज्म क्या होता है? कॉलोनियलिज्म मतलब होता है कोई भी एक स्ट्रेंथन कंट्री जब कोई वीक कंट्री के ऊपर इन्वेड कर ले या फिर उसके कंट्रोल कर ले, उसके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करे, उसको कहते हैं कॉलोनियलिज्म। अब क्या होता है, सबसे पहला जो ऐसा जो कॉलोनियल देश था जो ब्रिटिश लोगों ने अपने अंडर में लिया था वो था बंगाल। सबसे पहला वाला बंगाल सिटी था। ठीक है, अब क्या हुआ, वहाँ पे जो ब्रिटिशर्स थे उन लोगों ने बहुत सारे रेवेन्यू पास किए जिसकी वजह से पुअर्स जो थे उनको काफ़ी भुगतना पड़ा था। तो क्या हम देखेंगे कि 1797 में बर्दवान के एक राजा के जितने भी स्टेट्स मतलब जितने भी उनके जो मतलब क्या कहते हैं उसको, जायदाद थे, उनको ऑक्शन यानी नीलामी में डाल दिया गया। क्योंकि 1793 में परमानेंट सेटलमेंट लगाया गया था चार्ल्स कॉर्नवालिस के द्वारा। ठीक है, अब इन्होंने मतलब ब्रिटिशर्स के द्वारा ही ये परमानेंट सेटलमेंट लगाया गया था। ठीक है, अब क्या हुआ, इसके अंडर में ये लोग एक फिक्स्ड प्राइस डिसाइड करेंगे और उस फिक्स्ड प्राइस में को ही ज़मींदार को जो है कॉलोनियल गवर्नमेंट को उस रेवेन्यू कलेक्ट करके देना पड़ता था। अगर वो नहीं दे पाएंगे तो जो राजा की या फिर ज़मींदार के जितने भी स्टेट्स हैं वो ऑक्शन कर लिया जाएगा, मतलब नीलामी में चढ़ा दिया जाएगा बाय ब्रिटिशर्स। तो ऐसे ही हम देखेंगे कि कैसे परमानेंट सेटलमेंट ने क्या क्या रोल निभाया। बट हम देखेंगे कि हम देखेंगे कि जो हमारा परमानेंट सेटलमेंट है वो काफ़ी फिक्टिशियस निकला, मतलब ऐसा फेक निकला, क्योंकि 95% जितनी भी ज़मीन थी वो राजा के पास वापस चली गई थी, है ना। तो इसमें हमारा फिक्टिशियस क्यों निकला वो हम बाद में पढ़ेंगे। अब उससे पहले देखो, जो तालुकदार और राजास थे ना, उनको बनाया गया रेवेन्यू कलेक्टर और उनको दे दिया गया, उनके अंडर में बहुत सारे विलेजेस दे दिए गए जिनको वो ज़मींदार की ज़मींदारी बोलने लगे और उनका था वो एक रेवेन्यू स्टेट। तो ब्रिटिशर्स ने एक रेवेन्यू स्टेट से बहुत मतलब डिमांड की, हमें एक रेवेन्यू स्टेट से इतना पैसा, इतना वो चाहिए, इतना रेवेन्यू चाहिए और ज़मींदार को उतना रेवेन्यू अपना इनकम रखकर उतना टैक्स उनको दे देना पड़ता था। द प्रॉब्लम ऑफ अनपेड रेवेन्यू। अब जो मतलब जितना रेवेन्यू है वो अनपेड क्यों रह जाता है, क्यों ज़मींदार क्यों नहीं दे पाते थे पूरा का पूरा रेवेन्यू जो है ब्रिटिशर्स को परमानेंट सेटलमेंट लगाने के बावजूद। तो उसका सबसे पहला जो कारण था कि जो बर्दवान के राजा थे, मतलब सॉरी, जो अनपेड रेवेन्यू, सबसे पहला जो कारण था वो था हाई रेवेन्यू डिमांड। जो डिमांड करी थी सबसे पहले ही ब्रिटिशर्स ने जो डिमांड करी थी वो बहुत ज़्यादा हाई थी और इसी हाई डिमांड के कारण जो मतलब जितने भी ज़मींदार थे उनके ऊपर बर्डन चल रहा था। क्यों सबसे पहले ज़मींदार मतलब ब्रिटिशर्स ने इतना ही ज़्यादा डिमांड क्यों रखा? क्योंकि उनको लगा कि ऐसा भी हो सकता है कि आगे जाके प्रोडक्शन बढ़ जाए, प्राइसेस बढ़ जाए कल्टीवेशन के, तो तब तो हम मतलब पैसे नहीं बढ़ा सकते, तब तो हम रेवेन्यू नहीं बढ़ा सकते। तो इसीलिए हम पहले ही अपना रेवेन्यू बढ़ा देते हैं और उनको क्या कहते हैं, और जितना भी प्रॉफिट होगा वो फार्मर्स रख सकेंगे अपने इन्वेस्टमेंट के लिए। एक तो उन ब्रिटिशर्स को एक रेगुलर फ्लो ऑफ रेवेन्यू, रेगुलर इनकम भी मिलेगी और जो फार्मर्स है वो अपना इन्वेस्टमेंट भी कर पाएंगे और उसके बाद एक इमरजेंस ऑफ मिडिल क्लास जन्म होगा जो कि पुअर भी नहीं होगा और जो कि बहुत ज़्यादा रिच भी नहीं होगा और जो ब्रिटिशर्स को लॉयल समझेगा, मतलब कि ब्रिटिशर्स चाहे हमारे पैसे बढ़ रहे हो नहीं बढ़ रहे, वो हमारे साथ मतलब वो बहुत लॉयल है, हमारा प्रॉफिट हमारे पास ही रहने दे रहे हैं। हाँ ठीक है, ये पहला था। अब सेकंड जो पॉइंट था, जो जितने भी ज़मींदार की जो
मतलब देखो सेकंड जो पॉइंट था, जितना भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो रहा था ना, वहाँ पे मार्केट में प्राइसेस बहुत कम थी। ये सेकंड प्रॉब्लम था, क्योंकि फार्मर्स के पास ही पैसे नहीं है तो वो कैसे ज़मींदार्स को देंगे। थर्ड था कि जितने भी ज़मींदार्स के सबसे पहले तो ट्रूप्स थे उनको डिसबैन करवा दिया गया था। ज़मींदार्स के जितने कस्टम ड्यूटीज़ थी उनको बैन कर दिया गया था, और उनकी जगह एक कलेक्टर को रख दिया गया था जो कि लोकल जस्टिस, लोकल पुलिस और कोर्ट का ध्यान रखेगा और वो उसको अपने अंडरटेकन में लेगा। उसके बाद अगर ज़मींदार अगर टैक्स देने में नाकामयाब रहे तो उनके जितने भी स्टेट्स होंगे उनको उनके अंडर में ले लिया जाएगा। ठीक है, एक तो ज़मींदार का रोल इतना ही कम गिरा दिया था कि ज़मींदार से कुछ भी उस हालत में नहीं थे। एक होता था आमला, जो ज़मींदार के ही ऑफिशियल्स होते थे, वो आते थे और देख के जाते थे कि रेवेन्यू कलेक्शन सही से चल रहा है कि नहीं। एक होते थे तालुकदार, जो कि मतलब बहुत ही रिच लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे और वो मनी लैंडिंग का काम करते थे। अब क्या होता था कि जो 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 मतलब दे नहीं पाते थे रेवेन्यू, उनके ऊपर पनिशमेंट भी था, बट पनिशमेंट का प्रोसेस ही इतना लॉन्ग था कि वो किसी पे लग ही नहीं पा रहा था। 1977 तक 30,000 से भी ज़्यादा लोगों का केस दर्ज हुआ था कि उन्होंने टैक्स नहीं दिया, बट उनको पनिशमेंट भी नहीं मिली, क्योंकि हाई प्रोसेस मतलब बहुत ज़्यादा लॉन्ग प्रोसेस था। वाई ज़मींदार डिफॉल्टेड ऑन पेमेंट। अब देखो ज़मींदार, वैसे मेरे से गलती हो गई, मैंने इस टॉपिक में समझा दिया। तो मैंने अब तक जो भी समझाया ना कि ज़मींदार पेमेंट क्यों नहीं दे पाते थे, वो इस टॉपिक का था। इस टॉपिक में क्या था कि जो 1770s का समय था, बहुत सारे फेमाइंस चल रहे थे उस समय। बंगाल ने, मतलब मैंने ये पहले भी बोला था और उसके बाद मैं सीधा यहाँ पे आ गई थी, ठीक है, कि 17 फेमाइंस चल रहा था उस समय। ब्रिटिशर्स ने परमानेंट सेटलमेंट लगाया था, हाई डिमांड्स रखे थे, ठीक है, और उसके बाद उन्होंने क्यों रखा था, रेगुलर पेमेंट वगैरह की वजह से। उसके बाद ज़मींदार क्यों नहीं दे पाते थे, क्योंकि क्या कहते हैं, एक तो हाई डिमांड्स थे और ज़मींदार की पावर ले ली गई थी, लोकल मार्केट में प्राइसेस बहुत कम थे, और आमला, जोतेदार और पनिशमेंट के बारे में इसमें पूरा था। ये देखिए आमला एंड जोतेदार वगैरह। ओके, तो अब राइज ऑफ जोतेदार, तो फ्रैंकिस बुकानन ने एक सर्वे किया था दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट में, जो कि नॉर्थ बंगाल में है। उन्होंने बोला था जोतेदार वो होते हैं जो रिच पीजेंट्स होते हैं और वो मनी लेंडिंग का काम करते थे, ठीक है, पुअर के पावर्स को यूज़ करते थे और उनके अंडर वो शेयर क्रॉपिंग करते थे। उनके अंडर में अधियार्स और बर्गदार्स रहते थे, जो मतलब ये काम करते थे उनके ज़मीन पे। वो ना अपने विलेज में ही रहते थे और ज़मींदार के काम पे नज़र रखते थे। ज़मींदार बाई चांस अगर अपना टैक्स बढ़ा दे तो वो उनके अगेंस्ट में खड़े हो जाते थे। पुअर्स, जितने भी पुअर पीपल होते थे, पुअर पीपल को उनके अगेंस्ट में खड़ा कर देते थे, उनको काम नहीं करने देते थे और उनका जानबूझ के इनकी पेमेंट में डिफ़ॉल्ट मतलब डिले करते थे, ताकि इनकी जब ज़मीन बिके तो ये लोग जोतेदार खरीद सके। ठीक है, अब यहाँ पे ये पूरा यही लिखा है इस पूरे टॉपिक में, ठीक है। हाँ, तो अब क्या हुआ, अब क्या कहते हैं, जोतेदार इतना कुछ कर रहे हैं, ज़मींदार क्यों चुप रहे। ज़मींदार ने भी अपना फ़ायदा, मतलब अब अपना एक लूप होल निकाला। ब्रिटिशर्स ने ये कहा था कि ज़मींदार की जो भी जायदाद मतलब फीमेल के नाम होगी वो हम नहीं लेंगे, तो ज़मींदार ने अपने ज़्यादा से ज़्यादा जायदाद जो है अपने मदर के नाम करवा दी। ठीक है, उसके बाद सेकेंड पॉइंट उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने ही कुछ एजेंट्स को, जब ऑक्शन होता था, उनको वहाँ पे भेज दिया और बहुत सारे पैसे देकर, मतलब उन्होंने, देखो ऐसे होता है ना कि किसी ने बोला 5,000, मैंने बोला 6,000, तो वो पैसे बढ़ाते जाते थे उनके एजेंट्स से। ज़मींदार के एजेंट्स पैसे बढ़ाते जाते थे। उसके बाद वो ज़मीन खरीद लेते थे, लेकिन फिर वो ब्रिटिशर्स को पैसे ही नहीं देते थे। फिर से ब्रिटिशर्स को थक हार कर फिर से एक और बार फिर ऑक्शन करवाना पड़ता था, बट फिर से वो लोग ज़्यादा दाम में ख़रीद लेते थे, लेकिन फिर पैसे ही नहीं देते थे ज़मींदार। फिर ब्रिटिशर्स क्या होता है, थक हार कर वापस ज़मींदार को ही कम पैसों में उनकी ज़मीन दे देते थे। सेकेंड पॉइंट ये था। थर्ड पॉइंट ये था कि वो अपने ही किसी रिश्तेदार, बेनामी वो होता है बेनामी, वो ख़रीदना, ट्रांजैक्शंस वगैरह, तो क्या होता था, वो अपने ही किसी रिश्तेदार को भेज के ज़मीन खरीद लेते थे।
फिर क्या होता था, जिनकी भी मान लो अब कोई ज़मींदार है उस और कोई राजा है, उसका लैंड बिक गया। अब उसके लैंड में बहुत सारे लथियार्स होते थे और रयॉट्स होते थे जो राजा के प्रति बहुत लॉयल थे। तो क्या होता था, देखो प्रजा होती थी है ना, मतलब सब्जेक्ट्स, तो वो अपने राजा के प्रति बहुत ज़्यादा लॉयल थे। तो क्या करते थे, वो घुसने ही नहीं देते थे, जिन्होंने लैंड खरीदा है उनको घुसने ही नहीं देते थे, मार पीट के भगा देते थे। तो इस तरह ज़मींदार की लैंड वापस उनके पास आ जाती थी। फिर क्या हुआ, 1790s का जो समय था, अब धीरे धीरे पावर बढ़ने लगी थी और रेवेन्यू भी फ्लेक्सिबल हो गए थे। पावर किसकी बढ़ने लगी थी, ज़मींदार्स की। लेकिन ग्रेट डिप्रेशन आ गया 1930s में, पूरा सब कुछ कोलैप्स्ड हो गया, जोतेदार्स वगैरह जितने भी पावर थी पूरी कोलैप्स्ड हो गई। फिफ्थ रिपोर्ट में क्या हुआ था, 1813 में ये फिफ्थ रिपोर्ट बनाई गई थी। देखो इसका पहले का बैकग्राउंड समझ लो। क्या होता है कि फिफ्थ रिपोर्ट में जो ब्रिटिशर्स है वो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ही एक रॉयल चार्टर साइन करके रखता है कि तुम सिर्फ जाओगे और दूसरे मतलब कंट्रीज़ पे अपना राज बिठा सकते हो और वहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। तो इंग्लैंड के बाकी के जितने भी कंपनी है वो ऐसे बोलने लगे कि जो ज़्यादा से ज़्यादा आज़ादी है वो तुमने ईस्ट इंडिया कंपनी को ही दे रखा है, हमें कुछ नहीं दे रखा। या तो तुम क्या कहते हैं, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी पे ये नाम लगाया कि वो काफ़ी करप्ट होती जा रही है और ईस्ट इंडिया कंपनी अपना फ़ायदा कर रही है, इंग्लैंड का कोई फ़ायदा नहीं कर रहे। तो उन्होंने इंडिया के ट्रेड रूट्स मतलब ओपन करने को बोला था ताकि वो भी वहाँ पे जाके ट्रेड कर पाए। तो ये देखते हुए ब्रिटिश पार्लियामेंट में ईस्ट इंडिया कंपनी के मतलब उनको निगरानी करने के लिए कुछ एक्ट्स, कमिटीज़ और रिपोर्ट्स बनवाए गए। ऐसे ही था एक फिफ्थ रिपोर्ट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ रिपोर्ट दिखा दिए थे। फिफ्थ रिपोर्ट में क्या था, फिफ्थ रिपोर्ट दिखाया था 1813 और ये सिलेक्ट कमेटी के द्वारा बनाई गई थी, जिसमें 102 पेजेस थे, जिसमें से 800 पेजेस में कुछ अपेंडिसेस, रिक्वेस्ट और ज़मींदार्स के रिपोर्ट, ठीक है, और कलेक्टर के टेबल्स, ये सब थे। और बंगाल और मद्रास के प्रेजेंट डे में उनके रिटर्न ऑफिशियल्स, ठीक है। तो यही था हमारा फिफ्थ रिपोर्ट। तो फिफ्थ रिपोर्ट के बारे में इम्पोर्टेंट जो था वो मैंने बता दिया, क्योंकि मैं शॉर्ट में बता रही हूँ इसीलिए। देखो सिलेक्ट कमेटी, ठीक है। तो अब ये वाला टॉपिक हमने पढ़ लिया। अब आते हैं हमारा द हो एंड द प्लो टॉपिक पे। अब हम सीधा आएंगे बंगाल से राजमहल हिल्स में, जो कि है झारखंड में। क्या हो रहा था कि जो एक हो होता है, हो काशी बोलते हैं उसको पंजाबी में, वो ट्रेडिशनल वे ऑफ यूजिंग मतलब ट्रेडिशनल वे ऑफ कल्टीवेशन होता है। और एक प्लो होता है जो कि ट्रेडिशनल मतलब एडवांस वे ऑफ कल्टीवेशन होता है। ब्रिटिशर्स बोलते थे तुम हो को छोड़ के अब प्लो पे आ जाओ। अब क्या हुआ, ये वाला हम अब नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। इसके थोड़ा सा ही चैप्टर है, 3 पार्ट्स में हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है।